हेलो दोस्तों, तो ये है अटल पथ और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कश्मीरी पंडितों से जुड़ी पूरी कहानी। कश्मीरी पंडित नाम से ही जान गए होंगे कि आज मैं क्या बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी बात कश्मीर के बारे में करेंगे। कश्मीर वो जगह है जहाँ जाने के लिए हर किसी का सपना होता है। कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ, बर्फीली पहाड़ियाँ और वहाँ का जो नज़ारा होता है वो देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा महसूस करते हैं और कई लोग वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन पहाड़ियों के पीछे खून की कहानियां भी हैं? जी हाँ, आपको बताते हैं कि ये नज़ारा जितना अच्छा होता है, ये बर्फीले जो पहाड़ हैं वो जितने अच्छे होते हैं, वहाँ पर उतना ही खतरनाक एरिया माना जाता है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में आपने पहले से ही सुना है काफ़ी ज़्यादा आतंकियों का हमला वहाँ पर होता रहता है। अभी भी भले 370 लग गई हो, लेकिन उसके बाद भी आज का ये वो दिन है जब कई ऐसे आतंकवादी हैं जो वहाँ पर छुपे हुए बैठे हैं और जो कभी भी कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जहाँ पर खून की बारिश हो सकती है। जिसे लेकर आपको बता देती हूँ कि आपने कई ऐसे किस्से सुने होंगे कश्मीर के, जिससे सुनकर आपकी रूह कांप गई होगी और कई हमारे ऐसे जवान हैं जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो जैसे सभी जानते हैं कि कश्मीर जितना अच्छा देखने में लगता है, जितना हम उसके बारे में अच्छा ही सुनते हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक कहानी है, यानी कि जो डरावनी आतंकियों की कहानी, जो अब लोगों को बेरहमी से मार देते हैं। अभी तो फिलहाल वहाँ पर माहौल जो है वो सुधर चुका है, लेकिन पहले जैसे कि हम बात करने वाले हैं कश्मीरी पंडितों की, तो कश्मीरी पंडितों के साथ वहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानकर शायद आपकी भी रूह कांप जाए, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को बड़ी ही बेरहमी से वहाँ पर मारा गया, वहाँ से उनका पलायन करवा दिया गया। और आज भी जो वहाँ के कश्मीरी पंडित हैं जो बाहर रहने लगे हैं, वो आज भी उस दृश्य को याद कर कर रोने लगते हैं या फिर उनकी रूह कांप जाती है। उनकी ये जो कहानी है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अब हम सभी को जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर क्या वो वजह थी जहाँ पर इतने सारे लाखों कश्मीरी पंडितों को पलायन कर कश्मीर छोड़ना पड़ा, अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। चलिए मैं शुरू करूंगी शुरुआत से, लेकिन इससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूंगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके। चाहता हूं जो 15 लाख कश्मीरी तुम्हारे दस्त इख्तियार में हैं, आपने उनको हक खुदराजियत दे दिया। वैसे तो कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी ब्राह्मणों के तौर पर जाना जाता है, जो कश्मीरी हिंदुओं का एक ग्रुप था। मुख्य तौर पर सारस्वत ब्राह्मण थे। मुख्य तौर पर ये कश्मीर घाटी के पांचा गौड़ा ब्राह्मण से ताल्लुक रखते थे। मध्यकाल में इस्लाम आने के बाद इन्हीं लोगों ने जमकर धर्म भी बदला। आतंकी चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों को मार रहे थे और इसके बाद बड़ी संख्या में घाटी में कश्मीरी पंडितों का पलायन हो गया था। लेकिन नदी मार्ग गांव में रहने वाले हिंदुओं ने घाटी छोड़ने से इनकार कर दिया था। नदी मार्ग से कश्मीरी पंडितों को भगाने के लिए 23 मार्च 2003 की रात को आतंकियों ने नरसंहार को अंजाम दिया था, जो कि काफी ज्यादा डरावना था। कई विद्वानों के अनुसार जब पलायन काफी हद तक पूरा हो गया था, तब 1990 के मध्य तक विद्रोहियों द्वारा 30 से 80 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी, जो कि काफी ज्यादा निर्मम थी। चलिए जानेंगे शुरू से, जो पहले की ईस्वी की जो बातें थी वो हम पहले स्टार्टिंग से करेंगे और फिर वो आपको बताएंगे। कश्मीरी पंडित जो कि कश्मीरी ब्राह्मण कहे जाते थे, कश्मीरी हिंदू कहे जाते थे और बृहत्तर सारस्वत ब्राह्मण समुदाय का वे हिस्सा थे। वे जम्मू और कश्मीर के भारत के केंद्र शासित प्रदेश में एक पहाड़ी क्षेत्र कश्मीर घाटी के पंचगौड़ा ब्राह्मण समूह से संबंधित रखते हैं। बता दें, मुस्लिम प्रभाव के क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व कश्मीरी पंडित मूल रूप से कश्मीर घाटी में ही रहते थे। मुस्लिम प्रभाव बढ़ने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग इस्लाम में परिवर्तित होते चले गए। वे कश्मीर जाति के मूल निवासी के तौर पर शेष एकमात्र कश्मीरी हिंदू समुदाय हैं। अशोक के समय से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कश्मीर क्षेत्र की हिंदू जाति व्यवस्था बौद्ध धर्म के आमद से प्रभावित हुई। नतीजतन परंपरागत वर्ण व्यवस्था की रेखा धुंधली हुई। ब्राह्मणों को अपवाद छोड़कर, जो कि इस परिवर्तनों से अलग बने रहे, आरंभिक कश्मीरी समाज की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि उस समय के अन्य समुदाय में महिलाओं की स्थिति की तुलना में उन्हें उच्च सम्मान भी प्राप्त था। कई ऐतिहासिक संघर्षों का साक्षी उत्तरी भारत 8वीं शताब्दी से ही तुर्कों और अरबों के हमलों के साए में बना रहा।
हालांकि उन्होंने आमतौर पर दूसरी आसान जगहों के बदले पहाड़ से घिरे कश्मीर घाटी को नजरअंदाज कर दिया। 14वीं सदी से पहले तक घाटी में मुस्लिम शासन स्थापित नहीं हुआ था। आखिरकार जब यह स्थापित हुआ तो ऐसा नहीं कि केवल बाहरी आक्रमण के परिणाम स्वरूप हुआ, बल्कि स्थानीय आंतरिक समस्याओं के कारण हुआ, जिसमें हिंदू लोहार राजवंश के कमजोर शासन और भ्रष्टाचार की प्रमुख भूमिकाएं रही थीं। बता दें, डामर यानी कि सामंती मुखिया ताकतवर हुए, शाही रौब को खारिज कर दिया गया और उनके लगातार विद्रोहों ने देश को भ्रम में डाल दिया। जान और माल सुरक्षित नहीं थे, खेती में गिरावट आई और ऐसे भी दौर आए जब व्यापार ठप्प पड़ गया। सामाजिक और नैतिक रूप से भी दरबार और देश पतन के गर्त में डूब गया। उपरोक्त उदाहरण के आलोक में देखें तो इतिहास में इसका भी उल्लेख किया गया है कि किसान का शोषण करने वाले दामर उप अधिकारी सामंतों का दमन कर उन्हें दंडित करने का कार्य उत्पल राजवंश के संस्थापक अवंती वर्मन यानी कि 9वीं सदी ने किया था। अंतिम लोहार राजा का शासनकाल ब्राह्मणों के लिए विशेषकर दुखकर था। बता दें, कारण कि सुहादेव ने उन्हें अपनी कराधान प्रणाली में शामिल कर लिया, जबकि पहले उन्हें छूट दी गई थी। वहीं जुल्लू, जो शायद तुर्किस्तान का एक मंगोल था, जिन्होंने 13,020 में तबाही मचाई जब उसने कश्मीर घाटी के कई इलाकों को जीतने वाली सेना की कमान भी संभाल ली। हालांकि जुल्जू शायद मुसलमान नहीं था। कश्मीर के 7वें मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर बुतशिकन की गतिविधियां यानी कि 1379 से 1413 की ईस्वी तक की जो गतिविधियां थी वह भी इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण थी। सुल्तान को एक मूर्ति भंजक के रूप में भी निर्दिष्ट किया गया, क्योंकि उसने कई गैर मुस्लिम धार्मिक प्रतीकों को ध्वस्त कर दिया और आबादी को धर्म परिवर्तन या फिर पलायन करने के लिए मजबूर किया। पारंपरिक धर्मों के बहुत से अनुयायी जो इस्लाम में परिवर्तन न हुए और भारत के अन्य हिस्सों में चले गए। प्रवासियों में कुछ पंडित शामिल थे। हालांकि संभवतः कि इस समुदाय के लोग जो कुछ नए थे वो शासकों से बचने के साथ ही आर्थिक कारणों से भी विस्थापित हुए। वहीं ब्राह्मणों को उस समय सामान्यतः शासकों द्वारा अन्य क्षेत्रों में भूमि की पेशकश की जा रही थी और जिससे कि समुदाय की परंपरागत उच्च साक्षरता और व्यवहार ज्ञान का उपयोग किया जा सके, साथ ही संधिबद्धता द्वारा उन्हें भी वैधता की प्राप्ति हो सके। जनसंख्या और धर्म दोनों में परिवर्तन का परिणाम यह हुआ कि कश्मीर घाटी मुख्य रूप से मुस्लिम क्षेत्र बन गया। वहीं बुतशिकन का उत्तराधिकारी कट्टर मुस्लिम जैन उल अबिदीन हिंदुओं के प्रति सहिष्णु रहा। बता दें, उसने उन सभी को हिंदू धर्म में पुनर्वापसी की मंजूरी दे दी जिनको मुस्लिम धर्म में परिवर्तन के लिए विवश किया गया था। साथ ही वह मंदिरों के जीर्णोद्धार में भी प्रवृत्त हुआ और उसने इन पंडितों की शिक्षा का सम्मान किया जिनके लिए उसने भूमि दी और साथ ही उन सभी को पढ़ने के लिए काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया। लोगों को भी प्रोत्साहित किया जिन्हें वापस लौटने के लिए छोड़ दिया गया था। उसने एक योगा तंत्र की संचालित किया तथा वहां पर ब्राह्मण और बौद्ध दोनों उसके निकटतम सलाहकार थे। विकासशील समाज अध्ययन पीठ के पूर्व निदेशक D.L. सेठ ने 1947 में आजादी के तुरंत बाद भारतीय समाजों जिसने मध्य वर्ग गठित किया और जो पारंपरिक रूप से शहरी और पेशेवर थे यानी कि डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियरिंग आदि को सूचीबद्ध किया और इस सूची में कश्मीरी पंडित, गुजरात के नागर ब्राह्मण, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण, पंजाबी खत्री और उत्तरी भारत के कायस्थ और महाराष्ट्र से चित्पावन और चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु, प्रवासी और भद्र लोग बंगाली, पारसी और मुस्लिम तथा ईसाई समुदाय के उच्च वर्गीय शामिल थे। पी.के. वर्मा के अनुसार शिक्षा एक सामान्य सूत्र था जो इस अखिल भारतीय कुलीन वर्ग को साथ साथ जोड़ते हुए चल रहा था और इन समुदाय के लगभग सभी सदस्य अंग्रेजी पढ़ और लिख सकते थे तथा स्कूल में काफी ज्यादा जो शिक्षित बच्चे थे उन्हें वहां पर देखा जाता था। कश्मीरी पंडित डोगरा शासन यानी कि 1846 से 1947 तक के दौरान घाटी की जनसंख्या के कृपा प्राप्त अंक थे और उनमें से 20% ने 1950 के भूमि सुधारों के परिणाम स्वरूप घाटी छोड़ दी। तो वहीं 1981 तक पंडित आबादी का कुल 5% रह गया। वहीं फिर अब हम आ जाएंगे 1990 पर। ये वो दशक था जब आतंकवाद काफी ज्यादा देखने को मिला, जहां पर आतंकियों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, पुरुषों को मार दिया, उन्हें भगाने के लिए पूरी जान लगा दी। उनने एक नारा दिया जिसे वो कहते थे, आतंकियों के साथ मिल जाओ या फिर अपनी जान दे दो या फिर यहाँ से भाग जाओ।
1990 के दशक में आतंकवाद के उभार के दौरान कट्टरपंथी इस्लामवादियों और आतंकवादियों द्वारा उत्पीड़न और धमकियों के बाद वे अधिक संख्या में वहां से जाने लगे। 19 जनवरी 1990 की घटनाएं विशेष रूप से शातिराना थी। उस दिन मस्जिदों ने घोषणाएं की कि कश्मीरी पंडित काफिर हैं और पुरुषों को या तो कश्मीर छोड़ना होगा, इस्लाम में परिवर्तन होना होगा या फिर उन्हें मार दिया जाएगा। जिन लोगों ने इसमें से पहले विकल्प को चुना उन्हें कहा गया कि वे अपनी महिलाओं को पीछे छोड़ जाएं, यानी कि आप जाएंगे लेकिन महिलाओं को नहीं लेकर जाएंगे, यानी कि महिलाएं वहीं पर बंदी बनी रहेंगी। कश्मीरी मुसलमानों को पंडित घरों की पहचान करने का निर्देश दिया गया ताकि धर्मांतरण या हत्या के लिए उनको विधिवत निशाना बनाया जा सके। कई लेखकों के अनुसार 1990 के दशक के दौरान 1,40,000 की कुल कश्मीरी पंडित आबादी में से लगभग 1 लाख ने घाटी छोड़ दी। अन्य लेखकों ने पलायन का और भी ऊंचा आंकड़ा सुझाया है, जो कि करीबन 1,50,000 से 1,90,000 या फिर लगभग ये समझ लें कि कुल मिलाकर 2 लाख पंडित आबादी तक यहाँ पर हो सकती थी। जहां पर कुल मिलाकर 1,80,000 तक के जो कश्मीरी पंडित थे वो वहां से छोड़कर पलायन कर चुके थे। तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन की एक गुपचुप पलायन संगठित करने में संलिप्तता विवाद का विषय रही, जिससे योजनाबद्ध पलायन की प्रकृति विवादास्पद बनी हुई है। बता दें, कई शरणार्थी कश्मीरी पंडित जम्मू के शरणार्थी शिविरों में अपमानजनक परिस्थितियों में रह रहे हैं। आपको बताते हैं कि जब ये पलायन की स्थिति आई थी उस समय पर वहां पर जो पंडित थे, जो कश्मीरी पंडित थे, उनकी स्थिति जो थी वो काफी ज्यादा, आप खुद नहीं, अगर आप वो स्टोरी जैसे हम किसी की जुबानी सुनेंगे जिन्होंने वो चीज महसूस की हो, तो आप खुद ये सोचेंगे कि वहां पर उन्होंने अपना ये समय कैसे बिताया होगा, क्योंकि वहां पर साफ तौर पर ये आतंकियों के आदेश थे कि जो भी कश्मीरी पंडित हैं उनके घर को चुना जाए, उनके घर को देखा जाए कि कौन सा घर कश्मीरी पंडित का है और उन्हें घर से निकाल कर मारा जाए। और खास तौर पर सबसे ज्यादा जो पीड़ा देने वाली बात ये थी कि वहां पर पुरुषों के लिए ये था, मतलब कि महिलाओं के लिए सिर्फ एक ही जो नियम था वो ये था कि महिलाएं वहां से कहीं नहीं जाएंगी। आपको बता देते हैं कि महिला, बच्ची, जो छोटी बच्चियां थी, उन्हें तक आतंकवादियों ने नहीं छोड़ा। अपने दुष्कर्म का, अपने हवस का शिकार बनाया और उनके साथ जो उन्होंने जो भी कृत्य किया उसे जानकर शायद आप भी अभी भी आपकी रूह कांप सकती है। यहाँ पर आतंकवादियों ने अपना जो आतंक था उससे कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से वहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। किसी इंटरव्यू के दौरान आप जान सकते हैं कि जब हमने कभी भी किसी भी कश्मीरी पंडित के कोई भी इंटरव्यू देखे होंगे तो आप खुद उससे सुनकर जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से उस चीज़ को सहा होगा। क्योंकि आज भी जो कश्मीरी पंडित हैं जो अपनी जगह छोड़कर कहीं और रह रहे हैं, तो उनका मानना यह है कि आप अगर अपने स्थान को छोड़ देते हैं, आप बचपन से किसी जगह पर रहते हो और अचानक से आपसे अगर कोई कह दे कि आप ये जगह को छोड़ दो, तो फिर आपको कैसा लगेगा और आपको वो जगह छोड़कर वहाँ से भागना पड़ेगा। और ऐसी जगह भाग रहे हो जहाँ पर आपको शायद कुछ ना पता हो कि हमें वहाँ जाकर क्या करना है, या फिर हमारे पास रहने खाने या फिर कुछ भी करने के लिए कुछ नहीं है, बट हमें यहाँ से जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आतंकवाद का जो एक पारा था वो कितना हाई होगा जब लोगों को वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। आज भी वो जगह ऐसी है जहाँ पर 370, जैसे आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 लागू हो गया है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं आतंकवाद कम हो गया है। पर क्या आप जानते हैं कि सच में आतंकवाद कम हो गया है या फिर वहां पर आतंकवादी अभी भी अंदर ही अंदर कुछ अलग ही बुन रहे हैं? कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी किसी पर आतंकवाद हमला कर सकता है। इस चीज से आज भी कई लोग परे हैं जो वहां पर रह रहे हैं। खास तौर पर कश्मीरी पंडित जो हैं आज भी वहां पर डर डर कर रहते हैं। क्या आपको लगता है कि कश्मीरी पंडितों को अपना धर्म परिवर्तन कर वहां पर रहना पड़ता है? इन सभी चीज़ों को जानने के बाद शायद आप ही यही सोचेंगे कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जहाँ सुनने पर काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ वो जगह बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आप वहाँ पर जाना पसंद करेंगे? तो ये जो एक मैंने आपको छोटी सी स्टोरी बताई है, जो कि बहुत शॉर्ट में बताई है, क्योंकि उसे अगर डीप में हम जानना चाहेंगे तो शायद स्टोरी बड़ी हो सकती है, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर क्या गुजरी थी और उन्होंने कितने समय तक कितना कुछ झेला था। जो उनका आखिरी समय था वो था 1990, क्योंकि 1990 पर पूरे कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन कर चुके थे और वहाँ से पलायन कर कर वो कहाँ चले गए? मतलब आप सोचिए 1,90,000 और इससे ज़्यादा 2 लाख तक कश्मीरी पंडित थे, जहाँ पर कई लोगों को वहाँ पर सड़कों पर मार दिया गया, खुलेआम उनको मार दिया गया। लड़कियों के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया, महिलाओं को घर से निकाल कर ले गए।
ऐसी चीज़ों को करने के बाद इतने सारे उसके बाद भी जो कुछ बचे हुए थे कश्मीरी पंडित वो वहाँ से चले गए। तो ये थी हमारी कश्मीरी पंडितों से जुड़ी एक स्टोरी जो हमने आपको रियलिटी बताई है और ये जानना सभी लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं इससे जुड़ी और भी कहानियाँ आपके पास लाती रहूँगी जहाँ पर आप खुद जानेंगे कि आखिर कश्मीर में और क्या घटना ऐसे होती रहती हैं। लेकिन उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना होगा, तो फटाफट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस कहानी को जान पाएँ। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।